ये समाजवादी पार्टी के नेता लौटाराम निषाद का घर है और उन्हें हाल ही में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है भगवान राम एक काल्पनिक पात्र हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के तमाम बहस भी छिड़ी हुई है, लेकिन असल सवाल यह है कि एक जुझारू नेता जो अपने आप को राजनीति में समर्पित करके दलित पिछड़ों को एक करने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसको समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष जो कहा जा सकता है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। और काफ़ी जुझारू नेता माने जाते हैं लौटाराम निषाद। उनके घर के अंदर भी हम चलेंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि वाकई में किस तरीके से एक नेता अपने जीवन को जीता है और किस मुहिम में वह लगे हुए थे, और कुछ चुनिंदा लोगों से हम बातचीत भी करवाएंगे। आपको अंदर लेकर चलते हैं। आप देखिए ये लौटाराम निषाद जी का घर है और इसके साथ ही साथ मैं अंदर आपको यह भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं, और इसके साथ ही साथ अब भी लौटाराम निषाद के घर पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। वह सब लोग सामाजिक न्याय को लेकर के बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव का यह जो फैसला है यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और इस पूरे मोमेंट में, इस बातचीत में हमारे साथ नीरज पटेल जी भी जुड़ेंगे और हम नीरज पटेल जी से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो ये फैसला किया है वह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है और काफ़ी लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। नीरज जी, आप क्या मानते हैं कि अखिलेश यादव को इस तरीके का फैसला लेने के पहले क्या कदम उठाना चाहिए था? देखिए, मैं पत्रकार हूं तो पत्रकारिता के दायरे में ही रहकर बोलूंगा। इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही थी, लगातार जो लोग डिमांड कर रहे थे कि सामने जो एक पक्ष है वो कमंडल की राजनीति ठोक करके कर रहा है, उसके लोग जिस तरह की राजनीति की उम्मीद उनसे रखते हैं वो उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ उम्मीद ये की जा रही थी कि कमंडल के बनाम मंडल की लड़ाई लड़ी जाएगी, जातिवार जनगणना की मांग होगी, ठोक करके उन महापुरुषों का नाम लिया जाएगा जिन महापुरुषों को अन्य किसी ने नहीं पूछा। उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पेरियार ललई का नाम लिया जाएगा, रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लिया जाएगा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम लिया जाएगा, और इन नामों से स्कूल, अस्पताल, तमाम सारी जगहों के नाम बदलने की एक शुरुआत होगी। राम लोटन निषाद जी ने जिस तरह की बात कही थी, एक तरीका ये हो सकता था कि जिस तरीके से अखिलेश जी परशुराम के मामले पर मौन हो गए थे, ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, उनके तमाम सारे पार्टी के लोग ऐसा कह रहे थे। राम लोटन निषाद जी ने जो बात कही उस बात में आप खुद देखते हैं कि पहली लाइन वो ये बोलते हैं कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, और व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर समाजवादी पार्टी क्या ये डिक्लेयर करती है? मुझे लगता है कि अखिलेश जी को सामने आकर के ये लुका छुपी का खेल अब बंद कर देना चाहिए। सामाजिक न्याय के लोग जो उनकी तरफ आशा भरी नजरों से पहले देख रहे थे, उनको क्लियर कर देना चाहिए सामने आने के बाद कि आज के बाद समाजवादी पार्टी में उसी को पदाधिकारी बनाया जाएगा जो राम में आस्था रखता होगा। अगर आप राम में आस्था नहीं रखते हैं तो आप समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी नहीं बनाए जाएंगे। इसी नियम के हिसाब से रमाकांत यादव जी से पूछ लीजिए जो लाल धागा कटवा रहे थे। पाखंड का विरोध करना, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर होना अलग बात है, पार्टी का पदाधिकारी होना अलग बात है। लौटाराम निषाद, रमाकांत यादव या तमाम सारे लोगों को नाम लेना ठीक नहीं है। मैं खुद जानता हूं जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, यहां तक कि राकेश राठौर जैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर ली, जबकि उन्होंने तो लौटाराम निषाद से आगे बढ़कर के कई गुना बात कर दी थी। उन्होंने सरकार विरोधी बातें भी कही थी, उन्होंने ऐसी बातें कही थी, पाखंड विरोधी बातें कही थी। वो पार्टी जिसका एजेंडा धर्म है, उस पार्टी ने राकेश राठौर जी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। वो पार्टी जो अपने आप को मंडल की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी कहती है, जो अपने आप को पिछड़े वर्ग का रहनुमा बनने की पार्टी कहती है, वो पार्टी जो कहती है कि हम बहुजन महापुरुषों के नाम पर अब आगे बढ़ेंगे, अभी तक का इतिहास नहीं रहा है। वैचारिक दरिद्रता का आलम यह है कि आपने स्टेडियम बनवाया, आपके पास एक महापुरुष नहीं कि आप उसके नाम पे नाम रख दीजिए। स्वाभाविक है, बीजेपी आई, उसने नाम रख लिया। आपने लोक भवन बनवाया, आपके पास एक महापुरुष नहीं था कि आप मूर्ति लगवाते, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगवा दी। आपने सिग्नेचर बिल्डिंग बनवाई, शानदार डीजीपी ऑफिस, लगता है पूरे देश में इतना बढ़िया सिग्नेचर बिल्डिंग नहीं होगी, नाम सिग्नेचर बिल्डिंग। मतलब आपके पास अकाल पड़ा हुआ है महापुरुषों का। एक व्यक्ति जो आपके पार्टी में रह करके आपकी उस कमी को पूरा कर रहा था, आपने उसको धीमे से साइड करके ये मैसेज दे दिया कि क्लियर है, मैं तो इसी तरफ हूं। अब इससे जो नुकसान होगा वो अखिलेश जी खुद आगे भुगतेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये महापुरुषों के जो नाम रखने की आप बात कर रहे हैं, आप यह भी कहते रहे हैं कि जो यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके नाम बदले जाने को लेकर के भी समाजवादी पार्टी में द्वंद्व रहा है। भारतीय जनता नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने जो नाम रखा था उसको लेकर के नाम बदला गया। तो आप क्या मानते हैं कि नाम क्यों बदले जाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता नाम क्यों नहीं रख पाते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मेरी सोच समझेंगे, ये सब ड्रामेबाजी है। नाम रखना, नाम हटाना, ये सब एक प्रतीकों की राजनीति है। लेकिन अगर प्रतीकों की राजनीति तुम कर रहे हो, जैसे परशुराम
प्रतीकों की राजनीति है ना, मूर्ति लगाएंगे हटाएंगे। ये अगर मेरा सिर्फ मानना है कि अगर प्रतीकों की राजनीति कर रहे हो तो प्रतीकों में बहुजन समाज के प्रतीक शामिल होने चाहिए। पहले तो प्रतीकों की राजनीति होनी नहीं चाहिए। आप सीधे सीधे कहिए कि मैं आऊंगा, मैं निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करूंगा, मैं ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर के जो गलत शर्मा कमेटी की रिपोर्ट है उसकी मुखालफत करूंगा। मैं इस बार अगर आता हूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के प्रोफेसरों के पदों पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उन सभी की जांच कराऊंगा। आपके मुद्दे टोटल सामाजिक न्याय के, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से जुड़े हुए होने चाहिए। ये मैं मानता हूं, राजनीति ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रतीकों की राजनीति कर रहे हो तो वही ढंग से कर लो। अगर प्रतीक की बात है तो उसमें ही बहुजन समाज के लोगों के नाम ले लो। आपने जो उदाहरण दिया था, मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे 2012 में आप मुख्यमंत्री थे, बात पुरानी हो गई, बिल्कुल पुरानी हो गई, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अब आप बदल गए हैं, आपके लोग कहते हैं, आपके पास लोग कौन है, वही 4-5 लोग मंडली के लोग जो कहते हैं कि आप बदल गए हैं, तो बदलते हुए अखिलेश यादव के मुंह से मैं ये सुनना चाहता हूं कि उस समय जो उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का नाम 4 बार बदला गया। मायावती आई, उन्होंने रखा, मुलायम सिंह जी आए, फिर बदला, अखिलेश यादव, फिर मायावती आई, फिर बदला, अखिलेश यादव जी आए 2012 में, फिर बदला। कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि उस समय मुझसे गलती हुई थी, उस समय शायद मैं साहू जी महाराज को समझ नहीं पाया था। ये तो कहा जा सकता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल जो आपने फाड़ा, अब तो कहा जा सकता है कि उस समय हमसे गलती हुई थी। आपको अपनी लकीर लंबी खींचनी चाहिए थी। आज भी आपकी डिमांड एससी पर टच करने की बजाय डिमांड ये होनी चाहिए कि ओबीसी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए। आप अपनी लकीर लंबी खींचिए। आप एससी के पीछे कहाँ पड़ जाते हैं कि उनको क्या मिल रहा है, क्या हासिल नहीं हो रहा है। तो एक और सवाल है नीरज जी, और लोग जानना भी चाहते हैं आपसे कि अगर आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, अगर ऐसे मुद्दों से वह इतनी डरी हुई है कि वह परशुराम और राम के बारे में बातें कहने से भड़क जा रही है और लोगों को अपनी पार्टी में पदों से हटा दे रही है, तो अगर वह सत्ता में आएगी तो फिर वह क्या करेगी? अब इसका जवाब तो पार्टी के भीतर के लोग नहीं, ऐसा सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि अनिल यादव को हटाया गया था और वह मुद्दा हुआ था, तो चुनिंदा लोगों ने उसे हटाया। तो आप ये बात बताइए। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। अनिल यादव को जिस समय मैं नहीं जानता था, अनिल यादव जी बोलना चाहिए ऐसे शख्स के लिए, मैं जब नहीं जानता था तो मेरी नज़र में विलेन थे। जिस व्यक्ति को बैकवर्ड को हीरो मानना चाहिए वो इन लोगों की वजह से विलेन साबित हो गए। जब बाद में मैंने उसको समझा, पीसीएस में त्रिस्तरीय आरक्षण इतनी शानदार चीज़ थी। अगर तीनों लेयर में, यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों लेयर में अगर ओबीसी को आरक्षण मिल रहा होता, निश्चित तौर पर हमारी भागीदारी, हमारी संख्या आगे बढ़ती। उस समय मैं अमर उजाला में पत्रकार हुआ करता था, लखनऊ, आगरा में। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी थी। मैंने यही सवाल अखिलेश जी से पूछा, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेला पत्रकार हूँ, ये कोई सवाल करेगा नहीं। तो अखिलेश जी ने, जैसा उनका नेचर है, आपको इस मुद्दे की ठीक से जानकारी नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पत्रकारों को कुछ जानकारी होती नहीं है, आप ही लोगों से ले लेते हैं। तो मुझसे कह करके कि अच्छा आप अमर उजाला से हैं, हम साइड में आपसे बाद में बात करेंगे। उसी दिन मैं ये समझ गया था कि इस मुद्दे से ये किनारा करना चाह रहे हैं। जबकि मैंने 3 बार पूछा था कि अखिलेश जी, आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खुद माना कि ओबीसी सरकारी नौकरियों में पीछे हैं, तो आगे आएंगे कैसे जब आप त्रिस्तरीय रिजर्वेशन जैसे फॉर्मूले को अपनी पार्टी के अंदर के जयचंदों के कहने पर उस डिसीजन से बैक हो जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अनिल यादव ने उस समय शानदार काम किया था, उसको हम सबको हीरो मानना चाहिए था, बैकवर्ड के लोगों को। इन लोगों की वजह से, इनकी गलतियों से न सिर्फ वो विलेन बने, बल्कि इन लोगों के नकारेपन की वजह से एक भ्रांति बीजेपी बहुत आसानी से फैलाने में कामयाब हुई। हम लोग पत्रकार हैं, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। इनका काम था, इनकी पूरी कैबिनेट का काम था, ये लोग सरकार में थे। आज कहते हैं कि 56 यादव एसडीएम की खबर झूठी फैलाई गई। मैं हमेशा कहता हूं, मैं भी मानता हूं कि झूठी फैलाई गई। आपकी सरकार थी, आपके कैबिनेट के लोगों ने बैठ करके क्यों नहीं कहा कि 56 यादव एसडीएम की खबर झूठी है? क्योंकि आप गलतफहमी में जी रहे थे कि ये खबर फैलेगी, यादव खुश होंगे तो हमें वोट मिलेगा। और वही गलतफहमी में आज भी हैं। यादव को ये अपना घर का वोट मानते हैं, ये मानते हैं कि तुम जाओगे कहाँ। बाकी पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के लिए इनकी धारणा ये बन चुकी है कि आधी जातियां बीजेपी को वोट देती हैं और आधे इतने ठुकेंगे पिटेंगे बीजेपी में कि वो अपने आप हमारी तरफ चले आएंगे। इसलिए ये लोग मुद्दे की बात नहीं करना चाह रहे हैं। आप नेशनल जनमत के पत्रकार
नीरज पटेल जी हैं और नीरज पटेल जी से मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप हमारे साथ से कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और ये लौटन राम निषाद का घर है, पहली बार मैं घर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टीवी भी देख लीजिए, बताना जरूरी होता है। 50 साल उम्र है, 50 साल में नेता क्या क्या बना लेता है वो आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ समय तक थे, अब सपा में है। ये टीवी देखिए, मीना लिखा हुआ है। ये टीवी 2 से 3-4 हज़ार रुपए की टीवी है। आगे भी और मैं आपको दिखाऊंगा। आइए, नीरज पटेल जी से मैं सहयोग की भी उम्मीद करूंगा। और ये कूलर भी दिखाओ भाई, कूलर भी दिखा दो। जो लोग कहते हैं कि लौटन राम निषाद जो है बहुत मालामाल हो गए होंगे और तमाम चीज़ें उनके पास बहुत बदल गई होंगी। और ये फ़ोटो भी देख लीजिए किस तरीके की है। ये मोबाइल एक देखिए, मोबाइल बहुत अच्छा है। इस मोबाइल को भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम। घड़ी वगैरह भी देख लीजिए। और बाकी हम लौटन राम निषाद जी की पत्नी से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। और बेटे हैं, बेटियां हैं, उन लोगों से भी आइए, आप इधर आइए, हम ही आ जाते हैं, कोई बात नहीं। आइए नीरज जी, आइए। और क्या हाल चाल है? अरे जो मान लिया राजनीति में तो चले गए, राजनीति में हमें बहुत कष्ट मिलता है। हम कहते हैं कैसा मेरा जीवन है, जीवन साथी मिल गए। कुछ बताए नहीं इसके बारे में। पद तो अखिलेश जी ने दिए, लेकिन ऐसे कर दिए कि क्षण भर में ही एकदम हम लोग, इसलिए आप लोग के चलते थोड़ा सा यह है कि हम लोग को साहस मिला है। आप लोग आए, मान लो थोड़ा सा कुछ आदमी आ जाता है तो मान लो होता है कि साहस मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत उम्मीद थी इन्हें कि अखिलेश जी हमारे परिवार के लिए करेंगे। हम मान लो इतने दिन समाज में रहे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मैंने सबके लिए करेंगे। हम जीव जान से भले उनके सेवा करता रहूँगा, पार्टी के लिए करता रहूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं तो बहुत दुखित हूँ इसके लिए। नीरज जी, आपसे उम्मीद है कि आप एक सवाल जरूर करिए। जी जी, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे राजनीति में समय नहीं दे पाते हैं, तो आपको लगता है कि जितना समय इन्होंने गुजारा राजनीति में, उसके बदले में उनको वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा या पार्टी से उतना मिल पाया? किस तौर पे देखती हैं? इस बार पार्टी में अभी तो नहीं मिला है, समाज में मैं देख रही हूँ कि मिल रहा है। हाँ, समाज में मैं देख रही हूँ कि इस समय मान ले उनकी जो आवश्यकता है वही आकर साहस, वो हिम्मत बढ़ा रहे हैं। पार्टी में तो मैं नहीं देख सकती हूँ कि कहाँ कर रहे हैं लोग, क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। आज तक ले फ़ोन भी नहीं किए, न कुछ वो किए। लेकिन आप इस बात से तो खुश हैं कि समाज के लोग साथ में हैं? जो उन्होंने समाज के लिए किया वैसे लोग आ रहे हैं, खूब लोग आ रहे होंगे? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि रात में कितने बजे आते हैं, फिर मोबाइल में लगे रहते हैं? कुछ ऐसा होता है घर में, अरे फ़ोन बंद करिए? निश्चित नहीं रहता है, कोई निश्चित नहीं रहता कब आ जाएंगे। कोई निश्चित इनको नहीं। बाहर खूब ज़्यादा घूमते रहते हैं? हाँ हाँ, हमेशा बाहर घूमते रहते हैं। अच्छा, महीने में कितने दिन घर पे रहते होंगे, कितने दिन बाहर रहते हैं? ये कोई निश्चित नहीं रहता है, उनका कोई निश्चित रहता है। आइए, बच्चों से भी बात करते हैं। हम नमस्ते करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए। हाँ, कि उनके, हाँ, उनके मान सम्मान में 4 लग जाए। और कहा धन धान्यों से भी भगवान करे उन्हें बढ़ंती करे, क्योंकि मान लो उतने दिनों से सब लोग तो वही कह रहे हैं कि मान लिया। हाँ, देखिए, 50 साल एक नेता की उम्र होती है और वाकई में अभी देखा जितने लोग आ रहे हैं, हाँ, खुद से पानी लेकर आना, खुद से चाय देना। हम लोग रोड तक आए तो रोड तक हमको खुद रिसीव करने जाना। सोचना चाहिए था कि इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं इस समय। पदाधिकारी होने के बाद भी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी वो व्यक्ति कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। अगर ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं कर सकते तो स्वाभाविक तौर पर है कि डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। नीरज जी, एक सवाल और है, वो हमारा सवाल छूट रहा था और आप इधर आ जाइए। वो सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि काशीराम एक आया और चला गया, काशीराम कोई दूसरा नहीं आएगा। तो जब काशीराम की तर्ज पे कोई काम करता है तो उसका सम्मान क्या इसी तरह होना चाहिए क्या? यही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, तमाम सारे सामाजिक लोगों से। जब हम लोग लगातार ये सवाल उठाते हैं कि कोई बोल नहीं रहा है, कोई करने वाला नहीं है, कोई मुद्दों की बात नहीं करता है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मुद्दों की बात करने की वजह से ही पार्टी से दरकिनार किया गया है, मतलब उसका पद हटाया गया है, भले ही वो बोलें ना बोलें, लेकिन हमारे आपके जैसे तमाम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को बकअप भी करें, ऐसे लोगों का सहयोग भी करें, साथ ही साथ उनका हालचाल भी लें कि उनके घर पे कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ 3 बच्चियाँ हैं, 1 बेटा है, इनकी पढ़ाई लिखाई और तमाम सारी चीज़ों का, 4 बेटियाँ हैं। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इन सब की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी तमाम लोग वहन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बैकवर्ड के साथ मैं देखता हूँ कि निर्मित नहीं करते हम लोग नेता निर्मित नहीं करते, हम लोग IAS निर्मित नहीं करते, पत्रकार निर्मित नहीं करते, लेखक निर्मित नहीं करते। जब निर्मित हो जाते हैं तो उसके ऊपर अपनी मार्का का टैग लगा देते हैं, तब उसको कहते हैं कि हमारी जाति का कुलभूषण है। तो जब वो कुछ बन जाता है तो वो भी समाज को भाव इसलिए नहीं देता कि जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे। तो मैं अनुरोध करूँगा कि भले ही
लोटान राम निषाद जी जैसे लोग, या जो भी आपको समझ में आता हो कि आपके मुद्दों की बात कर रहा है, लड़ बोल रहा है, उसको अपनी जेब से कुछ तो निकाल करके सपोर्ट करना शुरू करें। कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से बोलेंगे, कहाँ से पेट्रोल का खर्चा आएगा, कहाँ से डीजल का खर्चा आएगा, कहाँ से प्रदेश घूमेंगे, कहाँ से आपके मुद्दों की बात करेंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। नीरज जी, बेटा क्या नाम है आपका? जी जय प्रभा निषाद। अच्छा, जय प्रभा। जय प्रभा, जया। जया। अच्छा जया जी, आपने शायद बीएड वगैरह क्या कुछ किया है? क्या किया है? बीएड किया है। बीएड किया है, और आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती हैं? जी स्कूल में भी ज्वाइनिंग की है, टीचिंग। टीचिंग ज्वाइन की है। अच्छा, तो पापा से आप कितना मतलब परेशान होती हैं? जी उनसे हम जब भी, जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरत होती है पैसे वैसे की भी, तो हम मांगते तो कहते हैं बेटा अभी नहीं है। अगर 100 रुपये मांगो, जब रहता है तो वो दे देते हैं, खुद से दे देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है हम लोग मांगते हैं तो उनके पास नहीं होता है देने के लिए, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मैं इन लोग की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता। इसलिए वो हमेशा पब्लिक में भी कहते रहते हैं कि मेरी बेटियाँ खुद से ही अपना सब कुछ करती हैं। जी। और ये बताइए, पापा को लेकर के जो लोग आते हैं तो खूब ज़्यादा चाय बनाना, काम करना पड़ता है, परेशानी होती है नहीं? बस सही सही बताओ। जी होती तो है, लेकिन क्या करें, पापा के लोग हैं तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन उतनी परेशानी नहीं होती, उससे तो पापा के ही लोग हैं तो उनका ही मान सम्मान बढ़ेगा। जी। अच्छा, आप क्या जानती हो कि पापा आप किस तरह की राजनीति करते हैं? कुछ आप लोगों के दिमाग में चलता है? हाँ चलता है, वो केवल समाज के बारे में सोचते हैं, आज तक परिवार के बारे में सोचे ही नहीं है। अगर हम लोग की तबीयत भी खराब हो जाए, हॉस्पिटल लेके जाना, तो उसके लिए भी वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। एडमिशन कराना हो हम लोग का तो फीस कैसे देना, वो भी उनको नहीं। अभी भाई का एडमिशन कराना है तो उनको कोई नहीं है कि हाँ जाके कैसे हमें उसको सब्जेक्ट चूज कराना है, क्या करना। अभी सब्जेक्ट गलत चूज हो गया है तो उसके लिए भी वो नहीं गए कि हाँ एप्लीकेशन दे आए। फिर कोई भैया गए थे उनके साथ। हाँ, तो इसलिए वो हम लोग एडमिशन कराने भी, आज तक हम लोग जहाँ भी गए, एग्ज़ाम भी देने गए तो हम लोग अकेले ही गए हैं। जहाँ भी जाना हो अकेले जाते हैं, कभी पापा साथ नहीं गए। अच्छा, फोन भी नहीं करते हैं कि जैसे माने फोन भी नहीं करते हैं कि बच्चियाँ घर आए कि नहीं आई। हाँ, तो बस केवल समाज के बस चिंता लगी रहती हैं, ऐसे हैं। अब क्या किया जाए। तो आप डांटती वाटती नहीं है कभी? डांट के क्या करूँगी मैं, कुछ नहीं मिलता है डांट कर भी, कोई फायदा नहीं होता। कुछ फायदा नहीं होता। और भाई हाँ, आप बताओ जरा कि बेटा क्या नाम है आपका? कीर्ति प्रभा निषाद। अच्छा, तो कीर्ति आपने क्या किया है? हम डीएलएड कर रहे हैं बाराबंकी डाइट से। अच्छा, आपने तो फिर ये बताओ कि पापा जो है मतलब पापा का साथ मिलता है पढ़ाई वढ़ाई में? नहीं कुछ पढ़ाते उढ़ाते हैं? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं बट बच्चों के लिए उनके पास समय बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है? इसके लिए उन्हें चाहे डांट लो चाहे कुछ हो, फिर भी असर नहीं होने वाला उन पे। और शाम को खाना होना वो मतलब आकर घर पे खाते हैं या बाहर खा के आते हैं? नहीं नहीं, खाना तो घर पे खाते हैं, कभी कभी बाहर खाते हैं। क्या आप लोगों पर काम वाम का ज़्यादा दबाव बनाते हैं? काम वाम का दबाव नहीं बनाते, फ्रीडम बहुत रहता है कि आप जो चाहें जब कर सकते हो, जहाँ जाना हो, कुछ भी रोक टोक नहीं है। अच्छा, वो जो महापुरुषों की बातें करते हैं, बड़ा चर्चा होती होगी उस कमरे में, तो आप लोग भी उनको कुछ समझते हो? हाँ बिल्कुल समझते हैं। क्या समझते हो बेटा, बताओ। एक्चुअली जाहिर सी बात है, जितना हम जो भी चीज़ अंधविश्वास वगैरह पर आजकल हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। अगर दान वगैरह करना हो तो किसी भी मतलब मुद्दे पे नहीं करेंगे, जैसे अनाथालय है या वृद्धाश्रम है, इन सब के नाम पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे कोई घायल व्यक्ति भी रोड पे पड़ा है तो उसमें भी उन लोग वेट करेंगे, हम कहीं फंस ना जाए, हम अपने पैसे क्यों खर्च करने जाए। और अगर वही मंदिर या वगैरह इन सब पे दान की बात आए ना, तो लोग हम कितना अधिक कर सके, इसमें मेरा कितना नाम हो। तो कहीं ना कहीं मतलब इन सब सोचों को तो परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी एक अच्छे समाज का विकास हो सकेगा। वरना फिर हमारे ना तो आजकल ऐसे बहुत ही मतलब सिस्टम खराब है, तो इन सब से बहुत दुख पहुंचता है कि मतलब लोग खुद में अपने में चेंज क्यों नहीं लाते, अपने विचारों में क्यों नहीं परिवर्तन करते। और मतलब जो शिक्षित लोग हैं वो भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं इन सबको। आपके पापा किस पार्टी के नेता हैं, आपको पता है? हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, उनके बारे में थोड़ा बहुत मतलब जानते हैं, अभी तो कभी प्रत्यक्ष रूप से मिले नहीं हैं। जितना कि प्रत्यक्ष रूप से मिलो तो आप व्यक्ति को सही तरीके से समझ सकते हो। तो मैं इनका मानना है कि वो थोड़ा जैसे अपने आसपास के लोगों से खुलकर खुद जमीनी विचारधारा से ज़्यादा जुड़ के लोगों को समझने की कोशिश करे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। और दूसरों के वो मतलब विचारों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपने मतलब वो अपने से खुद विचार करें, जमीनी चीज़ों से जुड़े, तब जाकर उनके लिए सब अच्छा रहेगा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांश कुमार निषाद है। अच्छा, दिव्यांशु। दिव्यांशु? दिव्यांश। दिव्यांश किस क्लास में हैं आप? इस साल इंटरमीडिएट पास किए हैं हम। तो अब बीए करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? बीएससी। कहाँ से? यहीं लखनऊ से। अच्छा, तो किसी से? हाँ। अच्छा,
तो पापा के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब फीस वगैरह समय पर दे पाते हैं? कितना परेशान करते हैं आपको? नहीं, मिल तो जाता है। मिल जाता है। हाँ। तो आप देखिए, ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है ये परिवार कितना संघर्षशील हैं, और पूरे परिवार के बारे में मुझे जानकारी है कि लौटरनाम निषाद 50 साल की उम्र में किस तरीके से अपना जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिए, समाज के मुद्दों पर लड़ते रहे, लेकिन उन्हें राजनीतिक पार्टियां समझ नहीं पाईं। समझ इसलिए नहीं पाईं क्योंकि उनको लगता है कि लौटरनाम निषाद दलितों और पिछड़ों को एक करने का काम करते हैं, जो निहायत ही बेकार मुद्दा है। इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ना एकदम से अपने आप को बर्बाद करना है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी लौटरनाम निषाद स्थापित नहीं हो पाए, समाजवादी पार्टी में हैं, यहाँ पर भी उनसे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का पद वापस लिया जा रहा है। यह अपने आप में सबसे दुर्भाग्य है। और ये बेटियां हैं जो अपने आप में देखा जा सकता है कि ये एक छोटे से मकान में किसी तरीके से लखनऊ में रहती हैं। नीरज पटेल जी हमारे साथ हैं। नीरज पटेल जी से एक आखिरी सवाल है और यह सवाल वाजिब भी है कि क्या वाकई में नीरज पटेल जी ऐसे मामलों पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेते हैं तो उन्हें उस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए जिसको लेकर वो कार्रवाई करते हैं? जहाँ तक लोटनराम निषाद जी की बात है, उनको जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पहले से पता है। क्योंकि लोटनराम निषाद जी समय समय पर बताते रहते थे कि मेरे घर पर इतना बर्डन है, मेरी बेटियां हैं, उनको सबको पढ़ाना लिखाना है, लगातार इस तरह की बातें करते रहते थे। केवल हम इसको मानवीय पहलू से भी ना देखें, अगर हम राजनीतिक पहलू से भी देखें, भाई मैं नहीं कह रहा कि आप मानवीय पहलू के आधार पर किसी के घर में कुछ नहीं है, गरीब है कोई व्यक्ति, तो आप उसकी मदद करने पहुंच जाइए, वो एक अलग पहलू है। राजनीतिक पहलू से भी देखें तो आप देखिए कि एक ऐसा नेता जिसके घर के बच्चे इतने जानकार हैं कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कितने नेता होंगे जो बाहर मंचों पर क्या भाषण देकर आते हैं, उनके बच्चों से आप पूछ लीजिए, उनको पता भी नहीं होगा, पता ही नहीं होता कि वो किस पार्टी में है, बहुत ज़्यादा नहीं इसका मतलब कि ये बेटी ने जो अभी सुझाव दे दिया अखिलेश जी को, वो सुझाव देने की हैसियत उनके यहाँ राष्ट्रीय महासचिव की भी नहीं होगी। उसने सीधे सीधे कहा कि जनता से जुड़िए। यही तो पूरे प्रदेश की डिमांड है इस समय की, जनता से जुड़िए। तो आप सोचिए कि आपने कैसे व्यक्ति को पद से हटाया है जिसने न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि अपने बच्चों पर भी इतना अच्छा प्रभाव डाला है कि बच्चे एक तरफ असंतुष्ट भी हैं इस बात को लेते हुए कि पापा अपने सामाजिक कार्यों की वजह से घर की चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाते, लेकिन उनमें मैंने ये देखा जब बेटी बोल रही थी उसके अंदर गर्व का भाव भी है कि मेरे पापा के सामाजिक कार्यों की वजह से उनको इतना सम्मान मिलता है। तो आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ता को पद से हटा दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि प्रदेश भर में अभी तक जितने लोगों ने सवाल उठाया है, इसी को एक जन आंदोलन का रूप दे करके अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंचाना जाना चाहिए कि आपने बेहद गलत फैसला लिया है, और आगे अगर इसी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप दरकिनार करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो कहा जाता है वो वही आगे सब दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये लौटरनाम निषाद जी का घर है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत में एक नेता किस तरीके से समाज के प्रति समर्पित होता है और वह अपने आप को, अपने घर परिवार को छोड़ करके निकल जाता है। लेकिन लौटरनाम निषाद की कीमत अखिलेश यादव या कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी नहीं समझ पा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। निश्चित रूप से एक किचन है जो नीरज पटेल जी कह रहे हैं, किचन भी दिखाया जा सकता है। और आप देखिए ये किचन है जहाँ पर खाना पीना चाय वगैरह बनता है। यहाँ पर लाइट भी नहीं लगी हुई है, लोग बता रहे हैं कि लाइट भी नहीं लगी हुई है। और ये जंगला आप देख सकते हैं, जंगले पर फाटक भी नहीं लगा हुआ है। यह सब कुछ एक नेता की उस कर्मठता को बताता है जो सब कुछ छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके वह समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। और जो बाकी नेता होते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अपना धन संपदा बनाते हैं, उसे आप देखते ही रहते हैं। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।